किसी ने कितनी कमाल की बात कही है ना। अपनों का साथ और बड़ों का हाथ यदि सर पर हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है, किंतु कुछ ऐसे भी अभागे बदनसीब हैं जो इस धरोहर को ठुकरा देते हैं, और यही धरोहर जब किसी किस्मत वाले को मिलती है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। स्वागत करता हूं आप सभी का सरमास शोकेस में, जहां आप देखते और सुनते हैं मेडिकल और मोटिवेशनल कहानियां। अगर आप अभी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। क्यों ज़रूरी है घर में बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति? एक ऐसी मार्मिक कहानी जो किसी ने मुझे भेजी थी, मुझे लगा कि इसको आप सबके बीच में प्रचारित करना ज़रूरी है ताकि भारतीय संस्कृति को बचाए रखें। आज की कहानी का शीर्षक गायत्री निवास। बच्चों को स्कूल बस में वापस आकर रश्मि खिन्न मन से टेरेस पर जाकर बैठ गई। सुहावना मौसम, हल्के बादल, पक्षियों का मधुर गान, कुछ भी उसके मन को वह सुकून नहीं दे रहा था जो वो अपने पिछले शहर में छोड़ के आई थी। रश्मि की इधर उधर दौड़ती सरसरी निगाहें थोड़ी दूर पर जाकर एक पेड़ की ओट में खड़ी बुढ़िया पर जाकर ठहर गई। ओह, फिर वही बुढ़िया क्यों इस तरह से मेरे घर की तरफ ताकती है? रश्मि की उदासी बेचैनी में तब्दील हो गई। मन में शंकाएं पनपने लगी। इससे पहले भी रश्मि उस बुढ़िया को 3-4 बार नोटिस कर चुकी थी। 2-3 महीने हो गए थे रश्मि को पूना से गुड़गांव शिफ्ट हुए, मगर अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई थी। पति रवि का भी बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर तबादला हुआ था। वो आते जाते अपने काम और ऑफिशियल टूर से व्यस्त हो गए थे। छोटी बेटी का तो पहली क्लास में आराम से एडमिशन हो गया था, मगर बड़ी बेटी सोनू को बड़ी मुश्किल से 5वीं क्लास के मिड एडिशन में एडमिशन मिला था। वे दोनों भी धीरे धीरे रूटीन में आ गई थी, लेकिन रश्मि, उसकी स्थिति तो जड़ से उखड़कर दूसरी जगह पर रोपे जैसी हो गई थी, जो अभी अभी नई ज़मीन पकड़ भी नहीं पाया था। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित चल रहा था ना पूना में। उसकी अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए अच्छी मेड थी जिसके भरोसे पर वह घर और रसोई छोड़कर सुकून से ऑफिस चली जाती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए एक अच्छा सा डे केयर सेंटर भी था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को ऑफिस से लौटने तक वहीं रहते थे। लाइफ पूरी तरह से सेट थी, मगर रवि के एक तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गया। यहाँ ना तो आसपास कोई अच्छा डे केयर सेंटर है, ना कोई भरोसे के लायक मेड ही मिल रही है। उसका कैरियर तो चौपट ही समझो। इतनी टेंशन के बीच ये विचित्र बुढ़िया कहीं छुप कर घर की टो ले रही है। वैसे भी इस इलाके में चोरी और फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण होना कोई नई बात नहीं है। सोचते सोचते रश्मि परेशान हो उठी। 2 दिन बाद रवि टूर से वापस आए तो रश्मि ने उस बुढ़िया के बारे में बताया। रश्मि को साथ साथ रवि को कुछ चिंता हुई। ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं, पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। रश्मि को घर से दोबारा ढर्रे पर लाना और नौकरी पर जाने का संघर्ष जारी था, पर इससे बाहर आने की कोई सूरत नज़र भी तो नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह सुबह रश्मि ने टेरेस से देखा वॉचमैन उस बुढ़िया के साथ उनके मेन गेट पर आया हुआ है। रवि अभी उससे कुछ बात कर रहे थे। पास से देखने पर बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। रश्मि को लगा ये चेहरा कहीं देखा हुआ सा लग रहा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा है। बात करके रवि घर के अंदर आ गए और वह बुढ़िया मेन गेट पर खड़ी रही। अरे, ये तो वही बुढ़िया है ना जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है? रश्मि ने चिंतित स्वर में रवि से पूछा। बताऊंगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगी। जैसा तुम उसके बारे में सोच रही थी ना, वैसा कुछ भी नहीं हो। जानती हो वो कौन है? रश्मि का चेहरा विस्मित हो चुका था और वो आगे की बात सुनने के लिए बेकरार था। वो इस घर की पुरानी मालकिन है। क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर शांतनु से खरीदा है। ये लाचार बेबस बुढ़िया उसी शांतनु की अभागी माँ है, जिसने पहले धोखे से सब कुछ अपने नाम पर कर लिया, फिर ये घर हमें बेचकर विदेश चला गया है और अपनी बूढ़ी माँ गायत्री देवी को एक वृद्धा आश्रम में छोड़ गया। छी, कितना कमीना इंसान है। देखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था। रवि का चेहरा आश्चर्य से भर उठा।
वही याददाश्त पर कुछ जोर डाल रही थी। हाँ, याद आया, स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी। उस पर गायत्री निवास लिखा हुआ था। वही एक राजसी ठाट बाट वाली बुढ़िया उसमें एक ठाट बाट वाली महिला की तरह एक फ़ोटो में थी। उसका चेहरा भी इस बुढ़िया से मिलता जुलता था। तभी मुझे लगा कि इसको मैंने कहीं देखा है, मगर अब ये यहाँ क्यों आई है? क्या घर वापस लेने? पर इसे तो हमने पूरी कीमत देकर ख़रीदा है। रश्मि चिंतित हो उठी। नहीं नहीं, आज इसके पति की पहली बरसी है। ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती है जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं है। तुम्हें ना सही, उन्हें तो है। अगर हमारी हाँ से थोड़ी बहुत उनको खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा रश्मि? ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए। अनमने मन से ही सही, मगर रश्मि ने हाँ कर दी। गायत्री देवी अंदर आ गई। छीण काया, तन पर पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आँखों के कोरों में से कुछ जमे हुए, कुछ पिघले हुए से आंसू। अंदर आकर उन्होंने रश्मि और रवि को ढेरों आशीर्वाद दिया। नज़रें भर भर कर उस पराए घर को देख रही थीं जो कभी अपना था। आँखों में कितनी स्मृतियाँ, कितने सुख, कितने ही दुख एक साथ तैर गए थे। वो ऊपर वाले कमरे में गई। कुछ देर आंखें बंद कर कर बैठी रही। बंद आंखें लगातार आंसुओं से रिस रही थीं। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस आकर दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर स्वर भर्रा गया था। यही कमरा था मेरा। कितने साल हंसी खुशी में बिताए हैं यहाँ मैंने अपनों के साथ, मगर शांतनु के पिता के जाते ही आंखें पुनः भर आईं उसकी। रश्मि और रवि निशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें। गायत्री देवी भारी कदमों से उठी और बाहर चलने लगी। पैर जैसे इस घर की चौखट को छोड़ने के लिए तैयार ही ना थे, पर जाना तो था। उनकी इस हालत को वो दोनों भी महसूस कर रहे थे। आप ज़रा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। रश्मि गायत्री देवी को रोककर कमरे से बाहर चली गई और इशारे से रवि को भी बाहर बुलाकर कहने लगी, सुनिए, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को आराम भी आएगा। क्यों ना हम इन्हें यहीं रख लें? अकेली हैं, बेसहारा हैं और इस घर में इनकी जान भी तो बसी है। यहाँ से जाएंगी भी कहीं नहीं। हम यहाँ वृद्धाश्रम से अच्छे ही खाने पीने को तो देंगे उनको। तुम्हारा मतलब है कि नौकर की तरह रखें रश्मि उनको? नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं। हम इन्हें कोई तनख्वाह थोड़ी ना देंगे। काम के लिए तो मेड भी है। बस ये घर पर रहेंगी तो घर के एक आदमी की तरह मेड पर आने जाने वालों पर नज़र रख सकेंगी और हमारे बच्चों को भी तो देखभाल कर सकेंगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूँगी। मुझे भी तो पीछे से घर की, बच्चों की, खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी क्या? आइडिया तो अच्छा है, पर क्या ये मान जाएंगी? क्यों नहीं? हम इन्हें घर में रहने का मौका दे रहे हैं जिसमें उनके प्राण बसे हैं, जिसे ये छुप छुप कर देखा करती हैं। और अगर कहीं मालकिन बनकर अपना हक जमाने लगी तो फिर तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी रश्मि? तो क्या हम बाहर निकाल करेंगे उनको? घर तो हमारे नाम पर है ना। ये बुढ़िया कर ही क्या लेगी? ठीक है, तुम बात करके देखो। रवि ने सहमति जताई। रश्मि ने संभल कर बोलना शुरू किया, देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकती हैं। बुढ़िया की आंखें इस प्रस्ताव से चमक उठी। क्या वाकई वो इस घर में रह सकेगी? लेकिन फिर बुझ गई। आज के ज़माने में जहाँ सगे बेटे ने ही उन्हें घर से ये कहकर बेदखल कर दिया कि अकेले बड़े घर में रहने से तो अच्छा उनके लिए वृद्धाश्रम रहेगा, यहाँ ये पराए लोग उसे बिना किसी स्वार्थ के अपने यहाँ रख लेंगे। नहीं नहीं, आपको नाहक ही परेशानी होगी। परेशानी? परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर, आपके रहने से हमें भी तो आराम आ जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभवों से गुजर चुकी गायत्री देवी रश्मि की आंखों में छिपी मनसा को समझ गई थी, मगर उस घर के रहने के मोह में वो मना भी तो नहीं कर सकी। गायत्री देवी उनके साथ रहने आ गई और आते ही उनके सदे हुए अनुभवी हाथों ने घर की जिम्मेदारी को बखूबी संभाल लिया। सभी उन्हें अम्मा कहकर ही बुलाते थे। हर काम उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा था। घर की जिम्मेदारी से बेफिक्र होकर रश्मि ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली।
साल भर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अम्मा सुबह दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती, खिलाती, स्कूल बस तक छोड़ने जाती, फिर किसी कुशल प्रबंधक की तरह अपनी देखरेख में घर की मेड से सारा काम कराती। रसोई का वो खास स्वयं ध्यान रखती थी। खासकर बच्चों के स्कूल आने के वक्त पर वो अपने नित नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार कर देती थी। रश्मि भी हैरान थी कि जो बच्चे पिज्ज़ा और चिप्स के बगैर कुछ और भी मन से नहीं खाते थे, उनके बच्चे उनके बनाए हुए व्यंजन खुशी खुशी खाने लगे हैं। बच्चे अम्मा से बेहद घुल मिल गए थे। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर रात तक टीवी से, मोबाइल से चिपके रहने वाले उनके बच्चे अब उसकी हर बात मानने लगे थे। समय पर खाना पीना, होमवर्क निपटाकर बिस्तर पर आराम से खुद पहुंचने लगे थे। एक तरफ अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों में जहां एक और अच्छे संस्कार डाल रही थी, वहीं हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदतों से भी दूर ले जा रही थी। रश्मि और रवि बच्चों में आए इस सुखद परिवर्तन को देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन दोनों के पास तो कभी बच्चों के पास बैठकर बात करने का समय भी नहीं होता था। पहली बार रश्मि ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, नानी दादी का प्यार बच्चों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है। पहली बार रश्मि ने महसूस किया था कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, नानी दादी का प्यार बच्चों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके बच्चे तो शुरू से इस सुख से वंचित रहे, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही नानी और दादी दोनों गुजर चुकी थी। आज रश्मि का जन्मदिन था। रवि और रश्मि ने ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था। सोचा था बच्चों को तो अम्मा संभाल लेगी, मगर घर में घुसते ही दोनों हैरान हो गए। उनके दोनों बच्चों ने घर को गुब्बारों और झालरों से सजाया हुआ था। वहीं अम्मा ने रश्मि की मनपसंद डिशेस और केक बनाए हुए थे। इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी और बच्चों के उत्साह और अम्मा की मेहनत से रश्मि अभिभूत हो उठी और उसकी आंखें भर आईं। इस तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट की उसे आदत नहीं थी। इससे पहले बच्चों ने कभी उसके लिए ऐसा कुछ खास किया भी नहीं था। बच्चे दौड़कर रश्मि के पास आ गए और जन्मदिन की बधाई देते हुए पूछा, मम्मी आपको हमारा सरप्राइज़ कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि क्या बताऊं, कहते हुए उसने अपने बच्चों को बाहों में भरकर चूम लिया। हमें पता था कि आपको अच्छा लगेगा। अम्मा ने बताया कि बच्चों द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास मम्मी पापा को बहुत खुशी देता है, इसलिए हमने आपको खुशी देने के लिए ये सब किया है मम्मी। रश्मि की आंखों में अम्मा के लिए कृतज्ञता छा गई। बच्चों से ऐसा सुख तो उसको अपनी ज़िंदगी में पहली बार मिला ही था, वो भी उनके संस्कारों के कारण। केक काटने के बाद गायत्री देवी ने अपने पल्लू में बंधी हुई लाल रुमाल में लिपटी एक चीज़ निकाली और रश्मि की ओर बढ़ा दी। ये क्या है अम्मा? बेटा तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। रश्मि ने खोलकर देखा तो रुमाल में सोने की चेन थी। वो चौंक पड़ी। ये तो सोने की मालूम होती है अम्मा। हाँ बेटी, सोने की ही है। बहुत मन था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कोई तोहफा दूं। कुछ और तो है नहीं मेरे पास, बस एक यही चेन है जिसे संभाल कर रखा था मैंने। अब मैं इसका क्या करूँगी? तुम पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। रश्मि की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी, जिसे उसने लाचार बुढ़िया समझकर स्वार्थ से तत्पर होकर अपने यहाँ आश्रय दिया था। उनका इतना बड़ा दिल, अपने पास बचे इकलौते स्वर्ण धन को भी वह उसे आसानी से दे रही थी। नहीं अम्मा, मैं इसे नहीं ले सकती। ले ले बेटी, एक माँ का आशीर्वाद समझकर रख ले। अब तो मेरी उम्र भी हो चली है, क्या पता तेरे अगले जन्मदिन पर तुझे कुछ देने के लिए मैं रहूं भी या ना रहूं। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए। ईश्वर आपका साया हमारे सर पर सदा बनाए रखे, कहकर रश्मि उनसे ऐसे लिपट गई जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी बेटी अपनी माँ से मिली रही। वो जन्मदिन रश्मि कभी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उसे एक बेशकीमती उपहार मिला था जिसकी कीमत कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते, और वो है निस्वार्थ मानवीय भावनाओं से भरा माँ का प्यार। वो जन्मदिन गायत्री देवी भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उनके घर में पुनर्प्रतिष्ठा हुई थी, घर के बड़े आदरणीय एक माँ के रूप में, जिसकी गवाही उस घर के बाहर लगी हुई वो पुरानी नेम प्लेट भी दे रही थी, जिस पर लिखा हुआ था गायत्री निवास।
यदि आपकी आंखें इस कहानी को सुनकर थोड़ी सी भी नम हुई हों तो अकेले में 2 मिनट का चिंतन जरूर करें कि हम वेस्टर्न कल्चर की होड़ में हम अपनी मूल संस्कृति को भुलाकर बच्चों की उच्च शिक्षा पर तो ध्यान केंद्रित है, किंतु उन्हें संस्कारवान बनाए रखने में उन्हें हम कहीं छोड़ते तो नहीं जा रहे हैं, उन्हें हम कहीं बहुत पिछड़ने के लिए मजबूर तो नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिए अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों का। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे हम एक नई मेडिकल और मोटिवेशनल कहानियों के साथ। तब तक नमस्कार।